ऐसे ही करने लगा। चलो देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऑब्वियसली तिरछा मारने पर ही तुम्हारा जैसा लाइट का करेगा तुम्हारा बेंड करेगा। फिर आप लोगों ने ये भी लिखा था कि ये बेंडिंग क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा डिफरेंट होता है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा डिफरेंट है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। तो वो सब जो तुम्हारा चेंजेस है उसकी वजह से तुम्हारा स्पीड जो क्या करता है तुम्हारा वो बेंड करवाता है लाइट। ठीक है, जब वो दूसरे मीडियम में बेंड करता है तुम्हारा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बेंडिंग होता है वो दो डायरेक्शन में होता है कंपेयर करने के लिए। जैसे कि हमारा दिस इज आवर नॉर्मल, ये अगर हमारा नॉर्मल है तो यहाँ तो लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो इसका डायरेक्शन जो है जो सीधा जाना चाहिए था तो वो सीधा ना जाकर या तो अपने लेफ्ट साइड पे जा सकता है या तो अपने राइट साइड पे जा सकता है। हम लोग उसको नाम दे दिए हैं इस नॉर्मल से कंपेयर करके कि अगर ये नॉर्मल से इस तरफ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल की तरफ जाएगा तो बोलेंगे टुवर्ड द नॉर्मल। तो अगर मैं रेयर से डेंसर की तरफ जाऊंगा तो ये क्या होगा तुम्हारा? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट का डायरेक्शन था, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। और यही अगर उल्टा फिगर आता है, ऐसा आता कि दिस इज डेंस फिगर एंड दिस इज रेयर वन, और मैं यहां से लाइट मार रहा हूं एंड दिस इज आवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। तो चूंकि लाइट को चल जाना चाहिए था सीधे, ठीक है, लाइट को चल जाना चाहिए था सीधे, बट ये सीधे ना जाकर के ये क्या कर देगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब वाले केस में? जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। और इसके जैसे कि मैंने आपको बताया था हिंट में कि ए दर ए दर वर्ड जो है हमारा डेंसर से रेयर जाने में ए से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। इतनी बातें मैंने बताई थी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉज बताए थे मैंने। फर्स्ट लॉ तो तुम्हारा जैसे बताया था कि जो फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल तुम्हारा सेम होगा जैसे कि डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला हो गया तुम्हारा। सेकंड में जब तुम लोगों को मैंने बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर हम लोग टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड जो लॉ था इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जैसा कि इसमें था कि I is equal to R for reflection of light। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कोई सिमिलैरिटीज है ही नहीं, इक्वल वाले कोई बात ही नहीं। फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो साइंस ने कुछ अपने पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि साइन I अपॉन साइन R जो होता है किसी मीडियम के लिए क्या होता है तुम्हारा? कांस्टेंट। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ये कांस्टेंट कौन सा वर्ड है और क्यों यहाँ पर मैंने लिखा है और क्यों sin I बाय sin R जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है तुम्हारा वो इसमें तुम्हारा जो फिजिक्स में लाके बताया गया। नाउ सपोज हमारे पास सेम ग्लास है, एक ही ग्लास, मतलब एक ही क्वालिटी का ग्लास है लेकिन तीन ग्लास लैब है। जैसे कि सपोज कि ये भी मेरा जो है ग्लास है, दिस इज आवर एयर, ये मीडियम एयर और ये ग्लास। फिर से एक और लिए हम लोग एयर और यहां पर लिया हम लोगों ने ग्लास, और तीसरा बार है फिर लिए हम लोग एयर और यहां पर मीडियम ग्लास। अब यहां पर हम लोगों ने इसका जो है सो यहां से एक बार लाइट को इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट तो करा दिया भाई, यहां पर हमको नॉर्मल दिखाना पड़ेगा इसका। तो ये मैं इसका मतलब को नॉर्मल दिखा रहा हूं। ये इंसिडेंट रहेगा, पहचान ये है कि एरो पर डायरेक्शन आते की तरफ रहेगा। सेकंड वाले केस में मैंने यहां पर लेकर के इंसिडेंट कराया लाइट को, ये है एयर और यहां पर मुझको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। थर्ड वाले केस में भी मुझको यहां से ऐसे करके तो दूसरा एंगल दिखा, दूसरा एंगल तो चलते यहां अलग हो रहा है, ये रहा एंगल और यहां पर मैंने दिखाया यहां पर नॉर्मल। ठीक है, तो हमको यहां देखना है ये एयर, ये
जो I1 देखना, फर्स्ट के लिए जो I1 था वो तुम्हारा 30 था, सेकंड के लिए जो I2 था, I2 को जो मैंने नापा कि हो सकता है कि 35 डिग्री निकला। तीसरा बार हम लोग इसको नापा तो ये हो सकता है कि I3 जो है तुम्हारा 60 डिग्री हमको दिखा दे रहा है, 60 ज्यादा लग रहा है, हम 70 मान लेते हैं, 70 डिग्री लग रहा है। हर बार मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उसकी वैल्यूज अलग अलग ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी जो है तुम्हारा हर बार क्या तुम्हारा एंगल R जो होगा और एंगल R2 जो होगा और एंगल R3 जो होगा, तीनों A प्लस A प्लस A प्लस A है, तो R1 R2 R3 तुम्हारा क्या सेम होगा क्या अलग अलग होगा? ऑफ कोर्स अलग अलग होना चाहिए तुम्हारा। हमको वैल्यू पता नहीं है, हमको पता ही नहीं क्या वो वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन मान तो ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम किए कि इसको एज्यूम कर लेते हैं। मान के चलो कि मैंने 30 लिया तो टुवर्ड द नॉर्मल ये क्या होगा तुम्हारा एंगल राइट की तरफ मुड़ा होगा, ठीक है। तो I से छोटा होगा, 30 है तो ये मान के चलो कि ये हो गया 27 डिग्री, ये 35 था तो ये हो सकता है कि हो गया 30 डिग्री। R3 जो था तुम्हारा हो गया है तुम्हारा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 60 45 मान, चलो क्या देखो यहाँ से एकदम कम हो गया सब, यहाँ पर ये राइट है इधर। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा तुम्हारा वो क्या होगा तुम्हारा अलग अलग होगा। देखो इंशाल्लाह तुम लेट साइड में से बता रहा है जो स्नेक्स और जो लगा के थे उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये कांस्टेंट जो मैंने वर्ड लिखा है फॉर्मूला में, ये sin I by sin R हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा है तो सजे कि तुम लोगों को याद होगा कि sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 वैल्यू कितनी होती है हाफ, यानी कुछ ना कुछ डिग्री अगर लिखा रहता है sin 30 डिग्री तो उसका वैल्यू नंबर होता है हाफ, ये तो 30 डिग्री था, इसकी वैल्यू कितना हो गया हाफ। तो जब हम इसमें sin 30 अपॉन sin 27 लगाएंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, sin 35 बाय sin 30 के बराबर। और ये तीसरा वाला जो होगा sin 70 डिग्री बाय sin 45 डिग्री के बराबर। रिलेटेड भी मान के चलो कि इसका जो हम लोग इसका sin 30 अपॉन sin 27 वैल्यू sin 30 पुट किए हाफ sin 27 जो हम लोग को पता नहीं है लेकिन क्या होता है हर एक डिग्री की वैल्यू होती है, तो sin 27 तो मान के चलो इसका आंसर जो आया मान के चलो कि 1/4 फॉर एग्जांपल 1/4 आया, तो हम जब इसमें करेंगे sin 35 by sin 30 तो इसका भी आंसर 1/4 ही आएगा, और जब इसका भी करेंगे sin 70 by sin 45 तो इसका भी आंसर 1/4 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एंगल ऑफ I भले चेंज कर जाए, एंगल ऑफ I भले चेंज कर जाए उस मीडियम में जिस मीडियम में हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइट को, तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस तरह से होगा कि sin I अपॉन sin R भले तुम्हारा I अपॉन R जो है तुम्हारा यहाँ पर अलग अलग वैल्यू लो, लेकिन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा करके जब डिवाइड करते हैं तो उस सब की वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारा आएगी फिक्स वैल्यू आएगी, और उस फिक्स वैल्यू का हम लोग यहाँ पर नाम क्या दे रहे हैं कांस्टेंट का। ये बात अलग होती है कि अगर मैं एक तरफ ले लेता एयर को और वाटर को और एक तरफ ले लिया मैंने एयर को और ग्लास को, तो मैं इसमें sin I अपॉन sin R करूंगा तो यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर sin I अपॉन sin R जो होगा तुम्हारा वो फिक्स है, यहाँ पर नहीं होने वाला, क्यों, बिकॉज मीडियम हैज बीन चेंज, यहाँ पर मीडियम अलग हो गया। यहाँ पर जो तुम देखोगे इसका डेफिनेशन जो सेकंड लॉ है तुम्हारा डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है कि sin I by sin R जो है वो कांस्टेंट होगी किसी एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए। वो मीडियम चलो तुम अगर ग्लास ले रहे हो तो हर जगह ग्लास लेना है, अगर तुम मीडियम एयर ले रहे हो तो हर जगह एयर ही लेना है, मतलब ऐसे ही है। अगर मैं हर जगह तुम्हारा कुछ और मीडियम ले रहा हूँ एयर टू वाटर एयर टू ग्लास या एयर टू कुछ और, तो फिर करते कुछ भी और, तो उसी वो वैल्यू फिक्स होगी, ना कि दो अलग अलग मीडियम की जो फिक्स होगी तुम्हारा। और इसको हम लोग सेकंड लॉ को जो तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है
उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं लिख करके आए कि एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हो सकता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में तुमको तुम्हारे टीचर लिखते ही नहीं है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हो सकता है लिख दे वो लोग एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो तुमको फट से यहाँ पर दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पर जो बात कर रहा है लॉ का वो तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसी का नाम तुम्हारा क्या है, स्नेल्स लॉ तुम्हारा। दूसरा चीज यहाँ पर ये कि जैसा कि मैंने बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो फिक्स होता है, इसको हम लोग वो कांस्टेंट होता है, इसके एक टर्म दिए हैं जो जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर है और ग्लास, इसकी वैल्यू तो देखिए मैंने बता दी कांस्टेंट है, फिक्स है, कितनी है वो है कितनी, एयर टू ग्लास में 1.5, कोई यूनिट नहीं होता इसका, मीटर सेकंड टाइम कुछ नहीं, बिकॉज़ में नंबर एक डिजिट 1.5, ठीक है। एयर टू ग्लास में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें कितना होगा, एयर टू ग्लास हो गया, एयर टू वाटर में जाएंगे तो कितना होगा 1.33। तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं दो 1.5 और 1.33, इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं ना, तो जी हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप बता दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहेंगे उसको हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में तुम्हारे बुक में मैं तुमको दिखाता हूं यहाँ पर लॉ का क्या नाम है, स्नेल्स लॉ। साइन आई में कैसा है बता सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे होता है किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल हाँ उसके लिए फॉर्मूला है। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जैसे कि समझो यहां पर एक बात अभी और इतना बाकी बताना बाकी है, एक्सप्लेन करना थोड़ा बाकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट। जैसे कि सपोज कि दिस इज आवर मीडियम 1 एंड दिस इज आवर मीडियम 2, ठीक है। तो जब मैं बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे लिखें हम लोग, तो हम कहता है कैसे लिखेंगे हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, पहले 2 देखो 2 3 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम R21, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे इसको कैसे लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज कितना, जितना भी है। जैसे कि यहां पर मीडियम 1 अगर एयर है और मीडियम 2 यहां मेरा ग्लास है, तो हम यहां पर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ओके। तो यहां पर सिंपली निकालने की तरीका क्या हो सकता है, इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है, R21 साइन आई अपॉन साइन आर। आई हम लोग किसके लेते हैं, फर्स्ट मीडियम के लेते हैं, लिख तो रहे हैं बट 2 पढ़ने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का फार्मूला है sin i अपॉन sin r। sin i तुम्हारा फर्स्ट मीडियम के लिए होता है और sin r तुम्हारा सेकंड मीडियम के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो आया है तुम्हारा वैल्यू 1.5, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा डिवाइड करके निकाला गया वो sin i अपॉन sin r को एग्जांपल लेकर के, ठीक है, उसकी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली चेक करके डिवाइड करके कांस्टेंट निकाला गया होगा तुम्हारा। तो हम लोग का पहला फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुम्हारा क्या होगा, R21 का हो जाएगा तुम्हारा sin i अपॉन sin r। यहां पर रेफरेंस यहां पर 1 2 लिखो, समझाने के लिए मैंने लिया था sin i अपॉन sin r। क्या और भी फार्मूला हो सकते हैं, जी हां बिल्कुल और भी फार्मूला हो सकते हैं, R21, ठीक है, R21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का फार्मूला तुम्हारा क्या हो सकता है, स्पीड से निकल सकता है फार्मूला, स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट
in first medium upon speed of light in second medium. शॉर्टकट में लेकिन सर का लंबा क्यों लिख रहे हैं? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिस्पेक्ट टू वन C1 अपॉन C2. C का मतलब हो गया यहाँ पर क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट. यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. तो ये मैं रिफ्रैक्टिव से फॉर्मूला लिख रहा हूं. वो फॉर्मूला किस चीज का, मीडियम फर्स्ट का कि सेकंड का? अरे नहीं बाबू, इस फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव से है ना, कभी किसी का एक का होता ही नहीं है, वो हमेशा दो मीडियम का मिला के बोलना पड़ता है. जैसे 2 1, जैसे कि ये पहला मीडियम ये है, सेकंड मीडियम ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का फॉर्मूला हो गया sin a + sin r. ठीक, फिर वही वाला इसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. जब स्पीड दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब मेरा कहते हैं जब एंगल्स दिया रहेगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा. ठीक है, यहां पर ले रहे हैं ऊपर में sin a + sin r, इसमें ले रहे हैं c1 में c2. ओके, अब दूसरा एक और हो सकता है, हम तो वन लिखना जरूरी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का एक और फॉर्मूला हो सकता है. ठीक है, जैसे कि अगर यहां पर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, उल्टा तो होता है ना. जैसे कि एयर से ग्लास में आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1.21 मैंने बता दिया सर. जैसे कि एग्जांपल लाकर आपने एग्जांपल बताया मुझको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर सॉरी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का आपने बताया 1.5. ग्लास का पहले लिखा फिर एयर लिखी 1 में ऐसे लिखा तुम्हारा एयर और इधर हो गया तुम्हारा ग्लास. इसमें लाइट आया तो ये मुड़ा, ये जो मुड़ा उसका आपने बता दिया 1.5. लेकिन मैं उल्टा अगर सवाल करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो ये कितना हो जाएगा सर? ठीक है, बहुत सिंपल है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर किसी भी मीडियम का निकालना है उल्टा, तो हम जस्ट अगर हमको ये मालूम रहे कि पहले बार कितना था ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम ये वाला मेरा बड़े से निकाल सकते हैं. जस्ट 1 अपॉन करके r21 कर दो, यानी कि 21 मेरा कहां है GA. तो यहां पर r21 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन, या r12 निकालना रहे तो 1 अपॉन r21. बस उसको डिवाइड कर देना बस से. बात समझ में उल्टा चलेगा मेरा मतलब. अगर यानी कि r21 जो होता है वो 1/r12 होता है, और r12 जो होगा वो 1/r21 होगा तुम्हारा. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर फर्स्ट फॉर्मूला में जो बताया फर्स्ट फॉर्मूला उसमें 2 1 हम लोग 1 2 करके नहीं कर सकते हैं नहीं, ठीक है, 2 1 करें जी पढ़ना ही वैसे ही पढ़ाई जाता है, वैसे इसी हम लोग लिखते इस तरह से. हम क्या पढ़ते बात हम लोग बोल रहे थे ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं किसका, हम लोग जैसे समझो यहां पर जो तुम्हारा जो एग्जाम इंडेक्स ऑफ वाटर सॉरी हां ठीक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर मैंने बताया बताया ना जी, कितना था बताइए. हाँ वाटर टू एयर वाला कितना था? 1.5 था. वाटर टू एयर हाँ 1.33 तुम्हारे क्वेश्चन की बुक में भी तुम्हारा लिखा हुआ है. क्वेश्चन की बुक में तुम्हारा लिखा हुआ 1.33, यानी क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव देखा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें मालूम है 1.33. ठीक, तो हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, जरा बना के बताइए. चलो देखो बना करके एक बार.
तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? W क्या है? RW 1.33, यानी कि ये जो 1.33 ये असल में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उल्टा। ठीक है, इसको हम लोग अगर और बनाना चाहें तो सॉल्व करना बिल्कुल कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद दिस वाटर इज इक्वल टू 1/133। आज पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट दिया होगा ना, इसको हटा दिए तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या जाएगा? 100। So refractive index of air with water is 100/133. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तुम लोग बताओ, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास बताओ कितना, निकाल के बताओ आंसर फाइनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास, आंसर बताओ। और देखो सॉल्व करो, जैसे हम लोग मिला नहीं मिला, इसमें भी आएगा। थोड़ा सा वेट करो, ये लोग हैं जी जी बिल्कुल सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास हम लोग निकालने में क्या करना होगा? 1/r ग्लास टू एयर करना पड़ेगा, और RAG कितना, RGA कितना होगा तुम्हारा? 1.5। तो यानी कि अगर इसको हटाए हम लोग तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, 10 आएगा नहीं, 5 से काट दो, 5 2 10 और 5 3 15, यानी कि 2/, RAG कितना आ गया? 2/3। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अब मैं यहां पर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताया, अब एक और वर्ड है थोड़ा सा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको देखो हम लोग उसको सपोज कि यहां पर कुछ नहीं है, फर्स्ट मीडियम जो है मेरा वैक्यूम है, और सेकंड मीडियम जो है मेरा डायमंड या फिर वाटर या फिर कोई और मीडियम। लेकिन शर्त यहां पर यह है कि जो फर्स्ट मीडियम होना चाहिए, द फर्स्ट मीडियम शुड बी अ वैक्यूम, पहला मीडियम तुम्हारा वैक्यूम ही होना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड मीडियम जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मीडियम चेंज होने के बाद बेंडिंग दिखेगा, असल में रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग R21 निकालेंगे तो एक्चुअली में तुम्हारा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? R से हम दिखा रहे हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तुम्हारा N से भी दिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जहां जहां मैंने R लिखा है ना, RAW समझने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो। N21 तो N मतलब भी एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। हम यहाँ पर कैपिटल S से दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, बट किसी को रिसर्च टेबल के साथ N से ही दिखाया है। सिंबल जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल जो तुम्हारा N होता है तुम्हारा। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जब हमारा फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? असल वो है क्या ना कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सेकंड मीडियम का वैक्यूम को कम कर रही है। फिर समझो, मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अभी उससे पहले बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहां पर मैंने एक वर्ड जोड़ा है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, वो किसी भी मीडियम में एंटर कर रहा है, तो N21 का जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा असल में N21 नहीं, वो तुम्हारा कहीं से लाइट नहीं आ रहा है, बस कहीं रिफ्लेक्शन हो ही रहा था, पहले लाइट से चला रहा था और वो एक उस पर कोई मिल गया करते हैं डेंसर मीडियम। ये कोई मीडियम था ही ना, रेयर था ना डेंसर। असल में वैक्यूम में तो होता ही नहीं ना, नथिंग। तो उसमें एटम्स कहां से होंगे, उसमें डेंसिटी कहां से होगी?
कुछ तो डेंसिटी होगी ही नहीं। तो जब ऐसा केस आ जाए कि वैक्यूम में आपको दूसरा मीडियम आ गया, तो हम बोलेंगे उस जगह उस वर्ड के लिए बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा तुम्हारा वाटर का, उसको हम लोग बोल देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होगा समझो, तो पूछेगा तो जब लाइट आ रही थी, when light जो हमारा ट्रैवल कर रही थी फर्स्ट मीडियम एंड दैट मीडियम वाज वैक्यूम एंड सडनली इट enters another medium, ठीक है, सडनली इट enters to another medium, ठीक है, तो हम वहां पर the word उसको इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, बट वी विल यूज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसके लिए अगर देखा जाए n21 असल में क्या कहलाएगा, असल में n2 ही कहलाएगा, ठीक है। तो जो जैसे n2 का होगा भैया जी बताइए जरा सा। अब n21 जैसे यहां पर हम लोगों ने निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n21 तुम्हारा था यहां पर Nga था तुम्हारा यहां पर 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर तुम्हारा था 1.33। तो यहां पर सेकंड मीडियम जो तुम्हारा था तुम्हारा वाटर, तो यहां पर अगर n21 की बात कर रहे हैं, यानी यहां वाटर और एयर की बात कर रहे हैं, तो असल में n वाटर होगा। n वाटर की वैल्यू कितना है 1.3, वही वाला लेना है जो हम लोगों ने ये वाली, कोई फर्क नहीं ज्यादा, मतलब कि कुछ ज्यादा का फर्क नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वही बात है, ठीक है। बस इसमें विद रिस्पेक्ट टू में खाली क्या होगा तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बोलना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो वहां वाले केस में हमारा जो है एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे थे किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का अलग अलग फार्मूला से, जितने मैंने फार्मूलास तुम लोग बताया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, उन सारे फार्मूला से पूछेगा तुम्हारा। जैसे कि मैं बेसिक था आपको एग्जांपल देता हूं तुम्हारा, देखो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, पता नहीं इसमें है भी कि नहीं करते इसमें, मतलब ये एग्जाम में पूछा गया नहीं पूछा गया ये नहीं बताने। जैसे कि चलो क्वेश्चन, लाइट इंटर करता है फ्रॉम लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास, हवा से कहां घुस रहा तुम्हारा ग्लास में, ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और ग्लास जैसे नहीं पता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो पूछ रहा है कि ग्लास में स्पीड कितना होगा, तो देखो बड़ा आसानी से समझना है, देखो कांच की पूछ रहा है बता दो। जैसे कि बोला कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, हवा से ग्लास में घुसा है, यानी वैक्यूम से ग्लास में घुसा है, एयर है ये और ये ग्लास। और हमें पता है कि जो n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया है, कितना दिया है तुम्हारा 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर बोलो चाहे नहीं वैक्यूम, हाँ भाई उसको हम कैसे बोलते हैं, हम कितना दिया तुम्हारा 3 इनटू तो बताया था मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा इसी को ना हम लोग बोलते हैं C1, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, ये दोनों चीज गिवन दिया हुआ 1 और 2, और हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालिए, यानी क्या पूछ रहा है C2 पूछ रहा है। फॉर्मूला तुम लोग पता क्या था फॉर्मूला, n ग्लास का विद एयर का फॉर्मूला होता है C1/C2। तो n ग्लास इसके वैल्यू कितनी है हमारा 1.5 इज इक्वल्स टू 3 ×
पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन c2। इस c2 का क्या करना है, इधर ले आना, i स्क्वायर को उधर ले आना। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड होते हैं, इस इक्वल टू की तरफ आएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो अब जो यहाँ पे था नंबर, इस नंबर को उठा लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हैं। भाई ये नंबर देखो इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबर यहाँ पर है। अगर मैं उसको उठा के इधर ले जा रहा हूँ तो ना ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर असल में कोई नंबर अगर होता है तो इसमें पीछे हो सकता है कि ऐसा नंबर हो, कोई भी नंबर से मान 1.5 उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बड़ा पड़ता वाला गया। अब देखो जैसे कि 1.5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो वही करो, इस c2 में इधर जाएगा, 3 × 10⁸ यहाँ लिख दिया, और 1.5 कहाँ ले आया, यहाँ ले आया। और अब देखो 1.5 इसको मत छोड़ना, इसको छूना ना छेड़ना। 1.5 3 कितने बार आएगा, इधर 3 जोड़ कितना बार, 2 बार में, यानी कितना आएगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है किसमें, इन ग्लास में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बस है ना। चलो फिर ठीक है, आज हम लोग और भी बहुत